ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. This is Dr. Namra Ahmed. I'm a consultant physical therapist at PhysioFit Blue Area, Islamabad. आज हम बात करेंगे सीपी चाइल्ड के बारे में या सेरिब्रल पाल्सी के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इट इज़ वेरी कॉमन वर्ड जो आप लोगों ने शायद सुना हुआ हो। सेरिब्रल पाल्सी बेसिकली ब्रेन डैमेज को कहते हैं और ये अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है और इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि जैसे मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में मसल वीकनेस होती है या स्पास्टिक बहुत स्टिफ मसल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ाव होता है पट्ठों में, उसकी वजह से बैलेंस नहीं होता, कोऑर्डिनेशन में फ़र्क आ जाता है और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो कि पेशेंट्स डेली लाइफ में परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में सीपी हो जाता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि सिम्टम्स, बच्चा खुद से करवट नहीं ले सकता, वो उठ के बैठ नहीं सकता, वो चल नहीं पाता, वो खुद से खाना नहीं खा पाता, मसल कोऑर्डिनेशन या मसल बैलेंस नहीं होता। इसकी बहुत सारी इकसाम होती हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और इसके मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स, पॉसिबल ट्रीटमेंट्स जो कि हो सकते हैं। सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी बेसिकली एक वर्ड है जिसको जो ब्रेन डैमेज जिसमें हो जाता है, या तो ये ड्यूरिंग लेबर हो जाता है या आफ्टर बर्थ भी ये हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ब्रेन डैमेज बेसिकली कॉज करता है मसल वीकनेस को। आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं या पट्टों में बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है। इसके सिम्टम्स में यह है कि आप पेशेंट प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता, वो अपना खाना नहीं ठीक से खा पाता, उसकी कोऑर्डिनेशन या बैलेंस मूवमेंट डिस्टर्ब्ड होती हैं। कभी कभी आंख में देखने में भी मसला आ रहा होता है, हेयरिंग एड पेशेंट को चाहिए होती है, हेयरिंग में मसला आ रहा होता है, बोलने में मसला आ रहा होता है, फूड स्वेलो करने में मसला आ रहा होता है, खाना प्रॉपरली खाया नहीं जाता, जिसके लिए हमें स्पीच थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसकी वजूहात की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी एक्सटेंसिव टॉपिक है ये, तो बहुत वजूहात हैं। इसमें कोई मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मदर को हर्पिस सिम्प्लेक्स हो गया या कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो सकी। जीन म्यूटेशन आ सकती है जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट, एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट जिसमें होती है। उसके अलावा लेबर के दौरान जो लेबर में अगर बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो उसकी वजह से भी जो है बच्चा अपने माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाता और डेली एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म नहीं कर पाता, आम बच्चों की निस्बत थोड़ा सा पीछे रह जाता है। उसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रेन इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस आता है। मेनिंजाइटिस जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं, कि बच्चे को तेज़ बुखार हुआ, उसकी वजह से उसको लेके गए तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि ये सेरिब्रल पाल्सी का केस है। और उसमें फिर ये होता है कि बच्चा एक साइड पे ज़्यादा वजन दे के, या जो उसकी ठीक साइड होती है जो कि उसको सपोर्ट कर रही होती है, उसी से ज़्यादा काम लेना शुरू कर देता है और दूसरी साइड को जो कि अफेक्टेड साइड होती है उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है या उससे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा होता, एक साइड पे डिपेंडेंट हो जाता है। उसके अलावा बहुत सी कॉजेज़ आ सकती हैं कि कोई हेड इंजरी हो गई, कोई हेमरेज हो गया, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो गई। अगर दिमाग में कोई भी हेड इंजरी होती है और अंदरूनी तौर पे ब्लीडिंग हो जाती है तो उसकी वजह से भी सेरिब्रल पाल्सी के चांसेस होते हैं। अब अगर इसके सिम्टम्स पे आए तो इसमें मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं होती, बैलेंस डिस्टर्ब होता है, आप वॉक नहीं परफॉर्म कर सकते, खाना ठीक से नहीं खा सकते और इस तरह की सीजर्स, झटके लगते हैं, ट्रेमर्स हो जाते हैं, बहुत से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। एक बॉडी साइड थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, दूसरी पूरी बॉडी साइड पे मसल्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। फिर अगर हम ट्रीटमेंट्स पे बात करें तो इसकी बहुत सी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिससे सीजर्स और ट्रेमर्स कम हो जाते हैं। सीजर्स और ट्रेमर्स कम हो जाते हैं लेकिन बच्चा जो है वो स्लो हो जाता है, वो ज़्यादा सोना शुरू कर देता है और बहुत मुख्तलिफ अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से जो है
उसकी जो है बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन स्लो हो जाती है और वो मूवमेंट उसकी स्लो हो जाती हैं। फिर हम बात करें अगर ऑपरेशनल साइड पे जाने की या सर्जरी की, तो इसमें हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, जिसमें अगर मसल कॉन्ट्रैक्चर बने हुए हैं, बच्चे के बहुत ज़्यादा पट्टे जो हैं वो अकड़े में हैं और वो सीधा नहीं हो पाता उसका बाजू, तो फिर हम सर्जरी एक ऑप्शन है जिसकी तरफ हम जा सकते हैं। और फिर हमारे पास फिजिकल थेरेपी, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इस तरह की डिफरेंट थेरेपीज़ हैं जिससे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी बच्चे को बोलने में और सही से खाना खाने में, स्वेलो करने में मदद करेगी। फिजिकल थेरेपी उसकी फिजिकली मूवमेंट्स को ठीक करेगी, जैसे कि उसका करवट लेना, उसका उठ के बैठना, उसका चलना, उसकी बैलेंस कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उसका ठीक से खाना खाना, हाथ ठीक से मुंह तक लेके जाना, कपड़े पहनना, कपड़े खुद से पहनना, बाल खुद से कंघी करना और इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम करना, ये सब फिजिकल थेरेपी में आ जाता है। फिर उसके फिजिकल थेरेपी में बहुत सारी इंटरवेंशंस है जिसके ज़रिए से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसमें टेंस मशीन हो जाती है, हाइड्रोथेरेपी आ जाती है जिसमें पानी में मूवमेंट परफॉर्म करवाई जाती हैं, और वाटर थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी, क्योंकि उसमें वाटर बायोंसी जो होती है वो आपको इतना अच्छा इफेक्ट देती है कि आपकी ऑटोमेटिक मसल कोऑर्डिनेशन होनी शुरू हो जाती है। फिर हम बात करें अगर क्रायोथेरेपी की, तो वो अपनी जगह बहुत अच्छी है। वो इन्फ्लेमेशन कम करती है, स्वेलिंग कम करती है, मसल्स की स्पास्टिसिटी को कम करती है। इसमें बहुत सी टाइप्स होती हैं। एक टाइप है कि जिसमें बहुत ज़्यादा अकड़ाव हो गया पट्ठों में और उसमें रिफ्लेक्सेस बहुत एग्जैजरेटेड हो गए, इसको हम कहते हैं स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। फिर हम बात करें अगर फ्लॉपी की, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉपी मूवमेंट्स हैं जिसमें बच्चा गर्दन और सर को नहीं संभाल पा रहा होता, और जो है उसमें बिल्कुल मूवमेंट्स उसके ढीले हो जाते हैं, पट्टे और मसल्स बिल्कुल ढीला हो जाता है, और उसमें उसको जो है इससे लगता है कि बिल्कुल जान ही नहीं है और वो अपनी कोई भी मूवमेंट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। फिर होता है कि मसल कोऑर्डिनेशन बेहतर है, लेकिन क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है तो बहुत सारे बैलेंस के मसले आ रहे हैं या फिर कोऑर्डिनेशन के मसले आ रहे हैं। आप ठीक से खुद से खाना नहीं खा पा रहे होते, कोई अपनी बॉडी मूवमेंट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, खुद से चल नहीं पा रहे होते। तो इसमें बहुत मुख्तलिफ एड्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम वो ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं कि ताकि पेशेंट ठीक से देख सके। फिर हम हेयरिंग एड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसको ठीक से सुन सके। स्पीच थेरेपी करवा सकते हैं, उसमें उसकी स्पीच और स्वेलविंग बेहतर हो जाती है। उसके बाद हम इसको करवा सकते हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर कर सकते हैं, इसकी बैलेंस पे काम कर सकते हैं। टेंस और इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी फिजिकल थेरेपी जिसमें मसल स्ट्रेंथनिंग आ जाती है, मसल वर्क आ जाता है, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है, मसल स्टिफनेस कम हो जाती है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जिसको हम फिजिकल थेरेपी में परफॉर्म कर सकते हैं। जिम एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं जो बॉल के ऊपर बच्चे को उल्टा लिटा के मूवमेंट करवाते हैं ताकि वो अपना ट्रंक या गर्दन अपनी संभाल पाए, अपना सर खुद से संभाल सके और उठ सके। तो ये बहुत सी कंडीशंस होती हैं इस तरह की जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं थ्रू फिजिकल थेरेपी। तो सीपी चाइल्ड एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है और बहुत लंबी भी इसकी थेरेपी होती है। जितना जल्दी इसको शुरू कर दिया जाए उतनी जल्दी आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। ब्रेन डैमेज को रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, या ये एक इरिवर्सिबल डैमेज होता है जो कि हो चुका होता है जिस भी वजह की बिना पर, लेकिन हम अगर इसको ट्रीट कर जल्दी शुरू कर देते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट, तो फिर पेशेंट के कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं बनते। उसके अगर मसल्स नॉर्मली स्टिफ हैं तो उनको आराम से रिलैक्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर मेडिकेशन, थ्रू प्रॉपर फिजिकल थेरेपी। तो इसका इलाज फिजिकल थेरेपी से बहुत ज़्यादा मुमकिन है क्योंकि पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाता है। इट इज़ नॉट द टॉपिक टू डिस्कस हेयर, बट मैं खुद एक सीपी चाइल्ड के साथ अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार चुकी हूँ क्योंकि मेरा भाई था, ही वॉज अ सीपी चाइल्ड। उसको मेनिंजाइटिस गर्दन तोड़ बुखार हुआ था 6 महीने की उम्र में, और उसके साथ हमने एक टाइम था जब वो खुद से करवट भी नहीं ले सकता था, और फिर उसकी फिजियोथेरेपी चलती रही। उसने खुद से करवट लेनी शुरू की, उसने खुद से खाना खाना शुरू किया, बैठना शुरू किया, और फिर उसने चलना भी शुरू किया। तो ये वो चीज़ थी जिसको देख के शायद आज मैं इस प्रोफेशन में हूँ।
और क्योंकि एक चीज़ आप जब अपनी आंखों के सामने प्रैक्टिकली गुजार चुके हो तो उसका एक और इम्पैक्ट होता है जो कि इवन आई कांट एक्सप्लेन दिस थिंग. सो थैंक यू वेरी मच.